जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है। और दोस्तों, अब मेरे द्वारा आप लोगों को जो भारत का प्राचीन इतिहास पढ़ाया जा चुका है, उसका हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। और दोस्तों, आज से जो रिवीजन का क्लास प्रारंभ होगा, वो होगा मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज से जो हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में रिवीजन का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले प्रश्न कौन सा बन रहा है। तो दोस्तों, आज का सबसे पहले प्रश्न बना, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी। मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी, तो आप उत्तर लिखेंगे, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिया गया और इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। प्रश्न आएगा, मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई थी। लिखेंगे, नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हरा दिया गया और दोस्तों उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई। और देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मेरे द्वारा घनानंद, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पिक लगाया गया है। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है। तो लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ध्यान देंगे दोस्तों, एक अक्षर कट गया है, यह है साहित्यिक। यानी मौर्य वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो लिखेंगे, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। देखेंगे यहाँ साहित्यिक स्रोत का एक पिक लगा हुआ है और यहाँ प्राचीन भारतीय पुरातात्विक स्रोत का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है। तो दोस्तों, साहित्यिक स्रोत में अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध धर्म आते हैं। प्रश्न आएगा, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या आता है। तो लिखेंगे, अर्थशास्त्र, इंडिका, मुद्रा राक्षस, जैन और बौद्ध ग्रंथ साहित्यिक स्रोत में आते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न बना, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। तो लिखेंगे, इसमें अशोक के अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और रुद्रदामन का अभिलेख आता है। तो दोस्तों, पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, उत्तर बनेगा अशोक का अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख और रुद्रदामन का अभिलेख आता है। आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पुरातात्विक स्रोत का एक पिक लगा हुआ है। अगला प्रश्न आया, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। लिखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। और फिर अगला प्रश्न बना, मौर्य वंश के प्रथम सम्राट कौन थे। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश के प्रथम सम्राट भी चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। फिर अगला प्रश्न बना, नंद वंश के शासक पद्मानंद को कौन हराया था। ध्यान देंगे, नंद वंश के शासक पद्मानंद को किसके द्वारा हराया गया था। तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। नंद वंश के शासक पद्मानंद को किसके द्वारा हराया गया। लिखेंगे, नंद वंश के शासक पद्मानंद को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हराया गया। देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पिक लगा हुआ है। और अगला प्रश्न बना, नंद वंश के शासक पद्मानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था। तो लिखेंगे दोस्तों 322 बीसी में, यानी 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के शासक पद्मानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने कब हराया था। लिखेंगे 322 ईसा पूर्व में। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। लिखेंगे 345 बीसी में। 345 बीसी में दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हो रहा है। और फिर अगला प्रश्न बना, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे। या ऐसे कह सकते हैं, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारते थे। तो आप लिखेंगे सिंड्रोकोटस। ध्यान दीजिएगा, ये तीन व्यक्ति ऐसे हैं, स्ट्रेबो, एरियन और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से पुकारते थे, यानी कि जानते थे। और अगला प्रश्न बना, और दोस्तों अगला प्रश्न बना, एम्पियानस और प्लूटार्थ चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे। तो लिखेंगे एंड्रोकोटस के नाम से। ध्यान देंगे, यहाँ पर स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। और यहाँ पर एम्पियानस और प्लूटार्थ चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। फिर अगला प्रश्न बना, निरयाकस चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे। तो दोस्तों सेंड्रोकोटस के नाम से जानते थे। निरयाकस चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जानते थे। आप उत्तर देंगे सेंट्रोकोटस के नाम से जानते थे। और फिर अगला प्रश्न बना,
विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? दोस्तों प्रश्न बन रहा है यहाँ पर, विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? तो लिखेंगे वृषल कुल। और वृषल कुल क्या होता है? इसको दोस्तों निम्न कुल कहते हैं, यानी कि छोटी जाति कहते हैं। तो विशाख दत्त के द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को किस कुल का बताया गया है? लिखेंगे वृषल कुल, यानी कि निम्न कुल को बताया गया है। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लिखेंगे चाणक्य। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री का नाम बताइए? लिखेंगे चाणक्य। और फिर अगला प्रश्न बना, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप लिखेंगे अर्थशास्त्र। और एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है ये इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है दोस्तों, ये राजनीति से संबंधित पुस्तक है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। और प्रश्न बन रहा है, चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? आप लिखेंगे अर्थशास्त्र। और अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को कब हराया गया था? लिखेंगे 305 बीसी में, यानी 305 ईसा पूर्व में। ध्यान देंगे यहाँ पर 305 का पिक लगा हुआ है। और प्रश्न बन रहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को कब हराया गया था? लिखेंगे 305 बीसी में। और फिर अगला प्रश्न बना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। प्रश्न बनेगा, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह किससे किया था? आप लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य से। फिर अगला प्रश्न बना, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए गए थे? तो लिखेंगे काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा कौन कौन से प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए? तो लिखेंगे काबुल, कांधार, हेरात और मकरान। और फिर अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या भेंट दिया था? तो लिखेंगे 500 हाथी भेंट किया था। अगला प्रश्न बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को क्या भेंट किया था? तो लिखेंगे 500 हाथी भेंट किया था। और फिर अगला प्रश्न बना, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? लिखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। प्रश्न आएगा, संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? लिखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। उत्तर लिखेंगे चंपू शैली में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किस शैली में लिखा गया? लिखेंगे चंपू शैली में। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यपाल पुष्यगुप्त के द्वारा। वैसे दोस्तों अगर प्रश्न पूछता सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चूंकि राजा चंद्रगुप्त मौर्य ही थे तो अपने हाथ से तो बनाएंगे नहीं, तो सुदर्शन झील का जब निर्माण कराया गया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यपाल पुष्यगुप्त को आदेश दिए और उनके द्वारा झील को बनवाया गया था। अगला प्रश्न बना, किसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण कराया गया था? लिखेंगे अशोक और रुद्रदामन के द्वारा। प्रश्न आएगा, किसके द्वारा सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया गया? लिखेंगे अशोक और रुद्रदामन के द्वारा। और देखेंगे दोस्तों यहाँ सुदर्शन झील का पिक लगा हुआ है। और फिर अगला प्रश्न बना, सुदर्शन झील कहाँ पर है? लिखेंगे सौराष्ट्र वाले इलाके में। सुदर्शन झील कहाँ पर है? तो लिखेंगे सौराष्ट्र वाले इलाके में। और फिर प्रश्न बना, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? तो लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। सेल्यूकस निकेटर अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। और दोस्तों फिर अगला प्रश्न बना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? लिखेंगे मेगास्थनीज। ये लास्ट प्रश्न आज का था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो लिखेंगे मेगास्थनीज। तो दोस्तों आज का चैप्टर जो था हम लोग का रिवीजन का मौर्य समाज के बारे में यही समाप्त होता है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।